हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेपरेशन टेक्निक है, जो बहुत सारी रिसर्च लैब्स वगैरह में यूज़ होती है। और ये जनरली प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह की सेपरेशन में हेल्प करती है। इसमें दो वर्ड्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, इलेक्ट्रो जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप चार्ज्ड पार्टिकल्स को मूव करवाते हो। यहाँ पे दो बेसिस पे सेपरेशन होता है, एक चार्ज के बेसिस पे और एक साइज के बेसिस पे। तो चार्ज के बेसिस पे तो हो गई, और साइज के बेसिस पे भी होता है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना कम ट्रेवल करेगा, वो सब आपको याद रखना है। ये पूरी जो भी टेक्निक होती है ना, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, ये सब ऐसे होते हैं जो कि आयोनाइजेबल ग्रुप्स पोजेस करते हैं। अब आयोनाइजेबल ग्रुप्स जब इनके पास होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज की तरह सर्वाइव करते हैं, यानी कैटायंस एंड आयंस वगैरह की तरह सर्वाइव करते हैं एक पर्टिकुलर पीएच पे। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उनके माइग्रेशन में हेल्प करती है। तो एनोड की साइड नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, और पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे वो कैथोड की साइड मूव करेंगे। वो आपको यहाँ दिखाया भी हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, पावर सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव है कैथोड, तो कैथोड के पास आएंगे कैटायंस, एंड एनोड जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके पास एनायंस आके बाइंड करेंगे। ये चीज़ बताइए। तो इन टर्मिनल्स के बेसिस पे आप जो भी मतलब मूवमेंट है, सेपरेशन है, वो देख सकते हो। एंड यहाँ पे साइज के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे यहाँ से अगर मूव कर रहा था कोई भी सब्सटेंस, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई वाली चीज़ होगी, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है, लो साइज वाला होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है, और जो हैवी होता है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता है। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो ये सेपरेशन के लिए यूज़ होती है। इसके पास सेपरेशन का इस तरीके का एक जेल चीज़ होती है। वो जेल एगेरोज की भी हो सकती है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल जिसे आप सेपरेट कर रहे हो। जैसे कि अगर आप प्रोटीन को सेपरेट कर रहे हो, तो आप जनरली पेज का यूज़ करते हो, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आप डीएनए आरएनए का कर रहे हो, तो उसके लिए एगेरोज का जनरली हम यूज़ करते हैं। इन्हें फिर आप डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जेल जो होता है, इसके अंदर जब जेल बनाया जाता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड डालते हैं, ईटीबीआर डालते हैं। ईटीबीआर क्या करता है कि जब भी आप उसे यूवी लाइट की प्रेजेंस में देखोगे, जैसे मान लो ये था, इस सैंपल को जेल निकाला यहाँ से, और उसे आपने यूवी लाइट की प्रेजेंस में देखा, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देखा, आप ऐसे बोल सकते हो। एक्चुअली वो स्पेक्ट्रोमीटर नहीं होता है, यूवी का जो भी डिवाइस होता है जहाँ पे वो प्रोड्यूस होगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इजीली ये चीज़ देख सकते हो कि वो जेल के अंदर कहाँ कहाँ पे बैंड्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो बैंड्स बेसिकली वो वाले रीजन होंगे जहाँ पे ईटीपीआर ने डीएनए से या प्रोटीन वगैरह से बाइंड किया, उसके बेसिस पे। तो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स की सेपरेशन के लिए जनरली हम ईटीबीआर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इंटरकेलेटिंग डाई है, ठीक है। प्रोटीन के लिए आप कुछ और सब्सटेंसेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से इस मेथड पे ये काम करता है। तो सेपरेशन, डिटेक्शन, क्वांटिफिकेशन, थ्री दीज आर दी थ्री मेजर स्टेप्स जो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखने को मिलेंगे।